students, welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you physics subject. Today the topic is electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए, और इसको करने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक और करना पड़ेगा, दैट इज द एरिया वेक्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एरिया वेक्टर. आपने अब तक एरिया जो वर्ड है वो बहुत सारी बार सुना होगा. मैथ्स के लिए कैलकुलेशन की होंगी, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल. तो आज हम उसको फिजिक्स के अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ के देखते हैं. तो मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द वेक्टर एट एवरी area element of a closed surface having a direction perpendicular and outward. तो बेसिकली ये एक वेक्टर होता है जो कि एरिया के ऊपर किसी भी एलिमेंट पर लिया जा सकता है, और ये एक क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पे देखते हैं फिजिक्स के अंदर, जैसा कि आगे बहुत थोड़ा में आप पढ़ोगे. तो मैंने केवल क्लोज सरफेस के लिए इसको डिफाइन किया है, बाकी मैं आपको इसे ओपन सरफेस के बारे में भी बताऊंगा. और इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये आउटवर्ड जाता है इन द केस ऑफ क्लोज सरफेस. तो डेफिनेशन आपको समझ में आई है. लेट्स एक्सप्लेन इट विद अ फिगर. This is a surface named S. This is a perpendicular vector called delta S, and this is the unit vector n cap, which is also perpendicular to this surface. Now, delta S is the magnitude of area vector, n cap is the direction of area vector. और जैसा कि आपको पता है n कैप से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को. तो बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमारी डायरेक्शन देता है एरिया वेक्टर की. तो इस तरीके से एक सरफेस एरिया के लिए जो हमारा एरिया वेक्टर है हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एट एवरी एरिया एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम इसको ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट के ऊपर, इसको हम इस पॉइंट के ऊपर भी ले सकते हैं. डेल्टा एस एंड दिस विल बी द एन कैप. ओके, आई थिंक आपकी समझ में आया होगा. छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं बच्चों के, इसके लिए उन्हें भी मैं क्लियर करना चाहूंगा. सबसे पहला, आपको इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ये एरिया वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर ही क्यों रहता है. तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको. एरिया जो है बेसिकली वो होता है द मल्टीप्लीकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स. अगर मैं रेक्टेंगल का केस लूं तो एरिया जो है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. बेसिकली लेंथ का क्रॉस वेक्टर है ये, किसके साथ, ब्रेथ के साथ. ओके, लेट दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ. दिस इज द एल, दिस इज ब्रेथ. देन एल इंटू बी का क्रॉस प्रोडक्ट है ये. ओके, अब एल और बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. अब यहां से एक और अच्छी थिंकिंग आपके बारे में और कंसेप्ट की क्लियरिटी यहां से आपके लिए हुई कि ये जो मैं परपेंडिकुलर यहां बोर्ड पे इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रियलिटी में ये इस डायरेक्शन में नहीं है. लेट इट इज द एक्स एक्सेस, इट इज द वाई एक्सेस, दिस इज ओरिजिन. तो ये हमारा जो एरिया वेक्टर है बेसिकली
इस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ओके, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये क्यों है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में? क्योंकि बेसिकली एरिया जो है दोनों साइड के का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा वेक्टर मिलता है वो कौन सी डायरेक्शन में मिलता है? तीसरी साइड में, विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द इनिशियल साइड्स और डायरेक्शंस। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि परपेंडिकुलर क्यों होता है हमारा एरिया वेक्टर। मैं आपको एक और मेथड से इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट दिस इज द एरिया and we can take only two directions here. The one is perpendicular just like this, and the another one is in the plane just like this. Let it is the direction 1 and this is the direction 2. अब देखिए, जो ये हमारी डायरेक्शन 2 है जो कि इसी के प्लेन में है, जो हमारा सरफेस एरिया है, ये इस डायरेक्शन में कभी भी कोई फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारी एरिया होता है वो 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। अगर इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए तो केवल इसको टच कर सकती है, यहां से इसके ऊपर से होके जा सकती है, या फिर इसके जस्ट पीछे से होके जा सकती है, केवल टच कर सकती है, कभी भी इसको पास नहीं कर सकती। और जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां पर हमें चाहिए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पास करे। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्शन 2 है ये इसकी हो ही नहीं सकती। डायरेक्शन 1 कौन सी है? ये परपेंडिकुलर। अगर इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को पास कर रही होंगी। देखिए, आप जितनी भी यहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसको प्रॉपर तरीके से पास कर रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचें कि भाई केवल ये 2 डायरेक्शन ही क्यों है सर, हम तो इसको एक और ऐसी डायरेक्शन ले सकते हैं, इसको हम डायरेक्शन 3 का नाम दे देते हैं। अब आप कहें कि सर ये डायरेक्शन तो हो सकती है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जब ये हो सकती है तो क्या ये नहीं हो सकती? तो डायरेक्शन 4 भी हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम इसको केवल डायरेक्शन 1 में ही लेते हैं। रीजन आप समझ चुके हैं, डायरेक्शन 2 में हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास नहीं कर सकती। 3 और 4 जो है हमारे डायरेक्शन, वो इसको कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाती, तो हम इसको केवल डायरेक्शन 1 में ही लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन अभी आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि सर परपेंडिकुलर का कंसेप्ट तो हमें समझ में आया, कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, बट अभी आउटवर्ड का हमें समझ में नहीं आया। तो आउटवर्ड के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एरिया होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। द वन इज 2D एरिया, 2 डायमेंशनल होता है। ओके, इसमें जैसा कि मैंने अभी बनाया था, इसमें जो एरिया होता है उसकी दोनों डायरेक्शन हो सकती है। ओके, लेट इट इज द सरफेस। इसके लिए एक डायरेक्शन यहां इधर की साइड में भी हो सकती है, दैट इज द आउटवर्ड डायरेक्शन, और यहां पे इनवर्ड हो सकती है। ओके, इसके जस्ट पीछे की साइड में हो सकता है, इस तरीके से। आई थिंक यू गेट इट। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में हमारी दोनों डायरेक्शन हो सकती है एरिया की, और हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव में लेते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिट में जो डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव लेंगे। बट क्या होगा अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, जहां पर हमारी जो सरफेस है वो 3D फिगर का कोई एक पार्ट है, जैसे कि क्यूब, ये क्यूब है, ये 3D फिगर हो गई, और इसमें से मैं इस वाले पार्ट को एज ए सरफेस, एज ए रेफरेंस सरफेस ले लेता हूं। तो इसके अंदर 2 डायरेक्शंस हो गई, एक हो गई आउटवर्ड और एक हो गई इनवर्ड। तो यहां पर हम आउटवर्ड डायरेक्शन को एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, और यही रीजन है कि हमने इसको आउटवर्ड लिखा हुआ है इसकी डायरेक्शन को। तो आई थिंक आपका ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन कुछ बच्चे सोचने लगे होंगे, जो बहुत ज्यादा आगे तक सोच पाते हैं कि सर एरिया का तो वेक्टर हो गया,
क्या वॉल्यूम का भी होता है? तो वॉल्यूम है जो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इस तरीके से हमने अपना ये टॉपिक एरिया वेक्टर, जो कि छोटा सा आसान सा टॉपिक था, जो कि एक सपोर्टिंग कंसेप्ट है एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको यहां तक इस डेफिनेशन को और उसके बाद इस फिगर को मैं आपके लिए दोबारा बना देता हूं, जो आपको नोट डाउन करनी है। बाकी चीज आप कॉपी में नोट डाउन नहीं करें, बस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। You can note it down in your notebook. You can pause the video and note it down. Now let's start our main topic, that is electric flux. First of all, I would like to give you a definition for it. It is the measure of total number of electric field lines passing the area perpendicularly in an electric field. This is the definition of electric flux. मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको। देखो, it is the measure of total number of electric field lines passing the area perpendicularly in an electric field. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट ये हमारी सरफेस है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हमारी इस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये केवल उन लाइंस का मेजर होगा जो हमारे इस सरफेस एरिया को से पास हो रही हैं। जैसे कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई हैं, उनमें से केवल 2 लाइंस ही इस एरिया को पास कर रही हैं। तो बेसिकली ये 2 लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम इन्हें इसमें काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे आसान इसकी डेफिनेशन है कि ये बेसिकली मेजर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पास करती हैं उस एरिया को परपेंडिकुलरली। ओके, तो परपेंडिकुलरली और देखना पड़ेगा हमें, उसके बारे में मैं अभी आपको समझाता हूं। जस्ट इसके फॉर्मूले से मैं आपको ज्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई ई हम लिखते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक टॉपिक आएगा आगे जाके, और वहां पे अगर हम केवल फाई से रिप्रेजेंट करें इसको तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होगी। तो फाई ई से हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में। अब इसको और आगे एक्सप्लेन करें तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, थीटा, कॉस थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम इसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लेके आए हैं। अब सबसे पहले सोचते हैं फॉर्मूला आया कहां से। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज द सरफेस एरिया और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी रिप्रेजेंट किया था। दिस इज द ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर इस एरिया में से केवल 2 ही लाइंस, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इसमें से क्रॉस कर रही हैं। तो यहां पे एक तरीके से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2, जस्ट 2 के आसपास होगा, कहीं ना कहीं 2 फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहां पर 2 के बजाय 3 या फिर आप कहो 4 लाइन क्रॉस करने लग जाएंगे इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब यहां पर 3 लाइन क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3। इसका मतलब होगा कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा इंक्रीज होगा। यहां से हमें पता चलता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
E। ओके, अब अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाए, मान लो इसी डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाए, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने, ज्यादा सरफेस एरिया वाली सरफेस ले ली मैंने, और अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि चारों ही हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सारी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस हो रही हैं। इसका मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, कहीं ना कहीं 4 से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एज वेल। ओके, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बना E इंटू ए। ds क्या होता है? स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से बना। तो अब यहां तक तो हम पहुंच गए कि इसके जो फॉर्मूला होगा उसमें E और सरफेस एरिया दोनों A ds दोनों होंगे। बट अब बात आती है कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं। तो इसको समझने के लिए लेट्स टेक ए सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। देखिए कैसे, ये कोई सरफेस है, अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लूं जो कि इसको परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, तो डेफिनेशन हमारी बन जाती है। ओके, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट हम कुछ अलग केस लेते हैं ताकि हमें डॉट प्रोडक्ट का इंपोर्टेंस यहां पे समझ में आए। ओके, दिस इज द E एंड दिस E इज इंक्लाइंड ऑन दिस सरफेस एट एन एंगल थीटा। ये देखिए मैंने थीटा कहां जाके लिया, ये मैंने इसके साथ क्यों लिया, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है, इस सरफेस का वेक्टर है, एरिया वेक्टर है ये। ओके, तो जो भी डायरेक्शन हम देखते हैं सरफेस के साथ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहा है, वो हम देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में। ओके, तो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। द वन इज E cos थीटा, the other one is E sin theta। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब अगर मैं E sin थीटा को देखूं तो मेरा E sin थीटा का जो कंपोनेंट है बेसिकली वो ऐसी डायरेक्शन में है जहां पर इस एरिया को केवल टच किया जा सकता है, केवल टच किया जा सकता है। इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकती। देखिए इसको मैं आपको सरफेस एरिया का एग्जांपल लेते हुए समझाना चाहूंगा। ये हमारी सरफेस है, मान लो ये हमारी सरफेस है, ये सरफेस हमारी बेसिकली ऐसी है और यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी जा रही है, यहां अंदर से इस तरीके से, यहां से ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए। ओके, तो जो हमारा कॉस कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट जो होगा वो होगा इस तरीके से। यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये जा रही, और कॉस कंपोनेंट जो होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा। और साइन कंपोनेंट कैसे होगा? साइन कंपोनेंट हमारा जो होगा वो होगा इस डायरेक्शन में ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है? तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से यहां इस छोटे से, बिल्कुल छोटे से प्लेन से पास हो सकती है? आंसर इज नो। वैसे भी क्योंकि सरफेस एरिया जो है बेसिकली 2D फिगर होता है, तो वहां पर सरफेस की कोई भी यहां पर जो हाइट है एक तरीके से वो नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस नहीं हो सकती। अगर हम देखें E sin थीटा वाले कंपोनेंट की तरफ, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा ही नहीं सकती, केवल इस सरफेस को टच किया जा सकता है। इसमें से कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती। बट अगर हम E cos थीटा वाले कंपोनेंट को देखें, दैट इज इन दिस वे, मींस यहां से हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें पास हो सकती हैं। तो इसलिए हम cos थीटा, E cos थीटा वाले कंपोनेंट को लेते हैं और इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला बनता है दैट इज द E D cos थीटा, और cos थीटा को कन्वर्ट करके हम दोबारा से डॉट प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि क्यों हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सॉरी, अब बात आती है कि ये कैसी क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, आप इसको लिख सकते हैं।
आफ्टर दैट एसआई यूनिट्स की बात आती है। एसआई यूनिट आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेसिकली, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये होता है न्यूटन और ये होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम इनटू में सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या निकल के आ गई? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और आप इसको बेटर वे में ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरीके से इसकी एसआई यूनिट आ चुकी है। आफ्टर दैट डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला के लिए हमें पता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। बेसिकली अब मुझे डायरेक्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे डायमेंशंस निकालनी है केवल। तो E को मैं लिख सकता हूं F बाई क्यू और ds बेसिकली एरिया है। अब F फोर्स की डायमेंशन सबको याद होती है, mL/t-2। यहां Q है, Q की डायमेंशन होती है AT और सरफेस एरिया दैट इज L स्क्वायर। जब मैं इसको आगे जाके कैलकुलेट करूंगा तो डायमेंशंस निकल के आएंगी, m केवल एक ही बार है, L क्यूब L इंटू में L क्यूब L स्क्वायर दैट विल बिकम L क्यूब। अब t रेट पर -2 और एक t यहां है तो t की पावर -3। a इज -1। इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला मेरा निकल के आया फाई के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। आप इन्हें नोट डाउन कर लें। तो यहां तक आपने कर लिया। इसके बाद हम कुछ केसेस इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिस्कस करेंगे। द केस वन इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब हमारा थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds इंटू में cos 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है 1। इसका मतलब दिस विल बिकम E इंटू ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम इंटू ds। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मिलता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ओके, द सेकंड केस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds डॉट cos 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है 0, सो इट विल बिकम 0। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 कब बनता है, जब एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। इस केस को ध्यान से समझो थोड़ा सा कि इट इज द सरफेस, ये सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया। ओके, अब ये केस कौन सा होगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो वो कौन सा केस होगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जब वो सरफेस के प्लेन के पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0। जैसा कि मैंने आपको साइन कंपोनेंट के बारे में भी बताया था कि इस डायरेक्शन में इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं होगा। इस वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया 0। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक और केस थर्ड, दैट इज व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, फाई E will become E dot ds dot cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पर कैसे हो जाती है, नेगेटिव। तो यहां पर ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पॉजिटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू भी और नेगेटिव भी और या 0 तीनों ही वैल्यू हमें मिल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द थीटा एंगल। ओके, यू कैन नोट इट डाउन। This is the end of this topic. So I will say to you that keep studying, keep watching, stay connected, and thank you.